अगेन आरके ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया का पार्ट, जो खंड 3 का हिस्सा है आपका। उस क्रिया वाले चैप्टर में हमने क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कैसा शब्द है, धातु किसे कहते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसका पहला पार्ट हमने किया था अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अकर्मक क्रिया की परिभाषा में हमने ये सीखा था कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, अर्थात जहां क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, वह पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया सीधे कर्ता के द्वारा हो रही है, तो पढ़ने का जो सीधा फल है वो किसके ऊपर है? कर्ता के ऊपर है। तो इसमें बीच में कोई किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं जो फल की अपेक्षा नहीं, कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, जहां क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। वहीं अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। क्रिया का पार्ट 2 हम आज लेकर के आए हैं। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। देखिए सकर्मक, स का मतलब साथ, यानी कर्म के साथ। तो ऐसी जो क्रिया होगी वो कर्म को साथ में लेके चलेगी। तो सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, और जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात जिस क्रिया का फल यानी उसका असर सीधे कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इस परिभाषा को हम विद एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मोहन खाना खा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की, ईटिंग, यानी कि खा रहा है। तो खाना कौन खा रहा है? कर्ता। लेकिन खाया क्या जा रहा है? किसको खा रहा है? कर्ता ने कर्म को किसको खा रहा है? खाना। तो क्रिया का फल यहाँ देखिए सीधा कर्ता पे ना पड़ के किस चीज को खाया जा रहा है? खाना। तो यहाँ पर क्रिया का फल खाने पर पड़ रहा है, जो चीज खाई जा रही है। तो इस तरह की जो क्रिया है जहां क्रिया का फल सीधे कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म के साथ, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए देखना, राकेश फिल्म देखता है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है? देखना। तो देखने का सीधा असर राकेश यानी कर्ता पे ना पड़ के किस चीज को देखा जा रहा है? फिल्म को। क्या देख रहा है वो? फिल्म। तो देखने की क्रिया का फल सीधे कर्ता पे ना आकर किस पे आ रहा है? कर्म पर। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक कहलाती है। तो दोनों एग्जाम्पल में कर्म कौन सा हुआ? खाना क्रिया है, देखना क्रिया है। राकेश और मोहन दोनों कर्ता है, लेकिन सीधा क्रिया का फल इन दोनों पे ना पड़ करके बीच में किसको खाया जा रहा है? खाने को। किसको देखा जा रहा है? फिल्म को। तो क्रिया का फल सीधे किसके ऊपर आ रहा है? कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अन्य उदाहरण से थोड़ा और हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए कैसे। बच्चा पढ़ता है। एक ही तरह के एग्जाम्पल में 3 तरीके से लेकर के आई हूं। बच्चा पढ़ता है, पढ़ना, पढ़ने की जो मैं बोर्ड से भी पढ़ सकती हूँ, मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, बीच में कुछ नहीं है। तो ये देखिए एग्जाम्पल, बच्चा पढ़ता है, तो पढ़ना जो इसके अंदर क्रिया है उसका सीधा असर सीधे कर्ता पर आ रहा है। बीच में किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं है। तो ये जो क्रिया है अकर्मक क्रिया है। वहीं मैंने इसको बदल दिया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। देखिए बच्चा पुस्तक पढ़ता है। अब बीच में क्या मैंने किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को। यानी यहाँ पे एक माध्यम आ गया है। ऊपर वाले वाक्य में माध्यम नहीं है, मैं किसी भी चीज से, मेरे सामने कोई चीज है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है? बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे पढ़ने की क्रिया का जो फल है डायरेक्ट सीधे कर्ता पे ना पढ़कर पुस्तक पर आ रहा है। तो ये इसका एक माध्यम बन गया। तो किसको पढ़ा जा रहा है? पुस्तक को। तो यहाँ पे पुस्तक जो है कर्म बन के यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। तो ये जो क्रिया है क्या है? सकर्मक क्रिया है। कुछ अन्य उदाहरण देखो। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो खेलने की जो क्रिया है उसका सीधा असर किसके ऊपर आ रहा है? बच्चे पर आ रहा है। वहीं दूसरा जो एग्जाम्पल है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।
पहला वाला था बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक क्रिया, कोई माध्यम नहीं है बीच में। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको अलग कर दिया। अब खेलने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? बच्चों के द्वारा। अब मैदान में खेल रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां उसका क्रिया का फल जो किसके ऊपर आ रहा है? मैदान में ना आकर के किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, यानी बच्चों पे पड़ रहा है। तो ये भी कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। ये ऊपर वाला जो वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अकर्मक। थोड़ा सा अलग देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बच्चों के पास एक माध्यम है, उनके पास एक बॉल है, गेंद है, उससे वो खेल रहे हैं। तो अब खेलने की क्रिया का जो फल है वो सीधे बच्चों पे नहीं आ रहा है, पहले किसके ऊपर आ रहा है? गेंद पे। तो गेंद यहाँ पे एक माध्यम बन गई है, इसीलिए यहाँ पे एक कर्म उपस्थित हो गया है। तो खेलने की क्रिया का फल बच्चों पर ने आकर के किसके ऊपर आ गया? गेंद पर। तो ये क्रिया जो कौन सी है वो क्या कहलाई? सकर्मक क्रिया। तो जो नीचे वाला जो वाक्य है वो कौन सा कहलाया बेटा? सकर्मक। और जो ऊपर वाले जो दोनों वाक्य हैं ये कौन से हैं? ये अकर्मक हैं। इनको आप हाथों हाथ लिखते जाएंगे साथ ही साथ। अब ये तो बात हो गई कि कर्म कहाँ आता है। अब देखिए, एक कर्मक, कभी कभी वाक्य में दो कर्म भी आ जाते हैं। अब ये जो मैंने जो ऊपर वाले जो सेंटेंस कराए इनमें दोनों में एक एक कर्म है, खाना, फिल्म, यहाँ पुस्तक, और नीचे देखिए गेंद से, यहाँ एक एक कर्म है। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां दो कर्म होते हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे? पहले एक कर्म की बात करते हैं। ये सारे जो भी ऊपर उदाहरण थे एक कर्म के थे, फिर भी हम समझ लेते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, मदारी बंदर नचा रहा है। तो अब इस वाक्य में सबसे पहले तो ये देखिए क्रिया कौन सी है? नाचने की, ये नचाना। अब नचा रहा है, मदारी खुद नहीं नाच रहा है, मदारी यहाँ करता है, लेकिन नचा किसको रहा है? नाचने की क्रिया का फल किसके ऊपर आ रहा है? बंदर पे आ रहा है। तो जहां क्रिया का फल सीधे कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे नाचने की क्रिया का फल बंदर पे पड़ रहा है, तो यह बंदर कर्म बन करके ये उपस्थित हुआ है। तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। और सकर्मक में भी एक कर्म ही इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, केवल बंदर यहाँ पे कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। वहीं द्विकर्म क्रिया को देखते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्म क्रिया कहलाती है। राधा ने महेश को पत्र लिखा। अब इन वाक्यों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। राधा ने महेश को पत्र लिखा। सबसे पहली बात तो राधा यहाँ पे कौन है? करता है। ये देखिए, राधा यहाँ पे करता है, लिखने की क्रिया हो रही है। लिखना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। अब राधा ने पत्र लिखा, किसको लिखा? क्या लिख रही है वो? पत्र को। एक कर्म तो ये रहा। दूसरा क्या है? किसको लिखा है? महेश को। ये देखिए, यहाँ पे दो दो कर्म है, एक तो पत्र भी कर्म है, दूसरा क्या है? महेश को, ये भी एक कर्म बन के उपस्थित हुआ है। वहीं दूसरे में देखिए, राम यहाँ करता है, राम ने अपने मित्र को पाठ समझाया, समझाने की यहाँ पे क्रिया हो रही है। ठीक है, अब क्या समझाया जा रहा है? पाठ। तो ये देखिए, एक कर्म ये रहा। दूसरा, किसको समझाया जा रहा है? मित्र को। तो ये दूसरा कर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो दो कर्म आए हैं। तो जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जहां दो कर्म है तो दिखती बात है, एक मुख्य होगा, एक गौण होगा। मुख्य कर्म के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा, और वो गौण कर्म जो नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। कैसे? देखिए जरा। मुख्य कर्म, राधा ने महेश को पत्र लिखा। अब राधा ने पत्र लिखा, ये मुख्य कर्म है, पत्र। इसके बिना काम नहीं चलेगा। राधा ने महेश को लिखा, अधूरा वाक्य है, पता नहीं लग रहा है क्या लिखा है। अब राधा ने पत्र लिखा, पूरा वाक्य है। तो पत्र क्या है? यहाँ पे मुख्य कर्म है। महेश के बिना काम चल रहा है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस बन रहा है। अगर इसको ऐसे बोलूं, राधा ने महेश को लिखा, क्या लिखा? अधूरा वाक्य है। तो जिसके बिना काम नहीं चल रहा, जो कर्म जरूरी है यहाँ पे, वो मुख्य कर्म है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए जरा, राम ने अपने मित्र को पाठ समझाया। राम ने पाठ समझाया, पूरा वाक्य है।
अब राम ने मित्र को पाठ समझाया। अब मैं यहाँ पे पाठ हटा देती हूँ। राम ने अपने मित्र को समझाया, वाक्य पूरा नहीं है। दो कर्म होने के बावजूद भी एक कर्म मुख्य है। ऊपर वाले वाक्य में पत्र मुख्य कर्म है, नीचे वाले वाक्य में पाठ मुख्य कर्म है, और महेश गौण कर्म है, और मित्र यहाँ पे गौण कर्म है। तो अब क्या परिभाषा बनती है, देखिए मुख्य कर्म की। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है, पर्याय यानी अधिकतर अप्राणीवाचक होता है, ये निर्जीव होता है। देखिए यहाँ पे पत्र है, निर्जीव है, अप्राणीवाचक है। पाठ क्या है, अप्राणीवाचक है, और क्रिया के समीप है। देखिए पत्र लिखने के समीप है क्रिया के, पाठ जो है समझाया ये किसके समीप है, इस क्रिया के समीप है। तो क्या पहचान हुई मुख्य कर्म की, एक तो ये अप्राणीवाचक होगा, नंबर 2 क्या होगा, क्रिया के समीप होगा, और तीसरी पहचान क्या है, विभक्ति रहित होगा। जैसे कारक में विभक्ति होती है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना। तो ये जो विभक्ति है ये मुख्य कर्म के पास नहीं लगी हुई होती है। लेकिन देखो विभक्ति कहाँ लगी हुई है, गौण कर्म के पास। तो गौण कर्म क्या है, एक तो ये अधिकतर क्या होगा, प्राणीवाचक है। महेश प्राणीवाचक है, मित्र प्राणीवाचक है, क्रिया से दूर है, और विभक्ति सहित है। को यहाँ पे विभक्ति आई है, महेश को, मित्र को। तो क्या पहचान हुई, मुख्य कर्म अप्राणीवाचक है, क्रिया के समीप है, और विभक्ति रहित है। रहित यानी उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। गौण कर्म की क्या पहचान बताती है मैंने, प्राणीवाचक है, क्रिया से दूर है, और विभक्ति युक्त है, यानी को विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ये बात हो गई हमारी एक कर्म और द्विकर्म की। अब इसमें भी जैसे हमने अकर्मक क्रिया के अंतर्गत अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक, जैसे लगना, मानना, तो ये जो हमने बताई थी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती जब तक उनके साथ कोई सहायक शब्द ना लगाएं वो पूर्ण नहीं होती है। वो ही इसके अंदर भी है, कर्म है तो क्या हुआ, लेकिन उसके साथ क्रिया तो है। क्रिया कई कोई ऐसी होती है जब तक उनके साथ पूरक शब्द ना लगाओ तो वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करती है। कैसे, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुत्ते ने बकरी को काटा। अब कुत्ता यहाँ पे करता है, बकरी यहाँ पे किसको काटा, काटने की क्रिया जो हो रही है यहाँ पे, कर्ता जो कुत्ता है उसके ऊपर नहीं, कुत्ते को नहीं काटा गया है, किसको काटा है, बकरी को। तो असर किसके ऊपर आया, बकरी को। तो ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन काटना अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी भी सहायक शब्द की आवश्यकता नहीं है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ना जो क्रिया है, क्या पढ़ रही है, किसको पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को, अध्यापिका को नहीं। तो अध्यापिका तो यहाँ पे केवल कर्ता के रूप में है, तो पढ़ने की क्रिया का फल किसके ऊपर आ रहा है, पुस्तक के ऊपर, यानी सकर्मक क्रिया है, लेकिन कैसी है, पूर्ण है। काटना, पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, कूदना, ये सारी क्या होती हैं, ये पूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनको किसी भी सहायक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं कर्म है, लेकिन फिर भी कई क्रियाएं ऐसी हैं जिनको हम कुछ न कुछ सहायक शब्द लगाएंगे तब अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करेगी। संतोष ने बेटे को पता बताया। अब सबसे पहले क्रिया पहचानिए, कौन सा शब्द है, बताना। यहाँ पे क्रिया है, किसको बताया है, बेटे को। तो असर किसके ऊपर आया, बेटे पर, यानी बेटा यहाँ पे क्या है, कर्म के रूप में आया है। अब मैं यदि पता यहाँ पे जो ये हटा दूं इसको, तो संतोष ने बेटे को बताया, क्या बताया, अधूरा वाक्य है, कर्म है बेटे को, लेकिन उसके बावजूद भी बताना जो क्रिया है इसके बिना क्या है, ये पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर रही है। तो पता यहाँ पे हमने लगाया है सहायक शब्द के रूप में, तब जाकर के क्या बताया, पूरा उस क्रिया का अर्थ प्रकट हो रहा है। अगला वाक्य, मैंने उसे बेवकूफ बनाया। सबसे पहले तो बनाया क्या है, क्रिया है। मैंने में यहाँ पे किस के रूप में आया है, कर्ता के रूप में। उसको, किसको बनाया, उसको। तो उसको जिसको बनाया है किसके ऊपर फल आया, कर्ता पे ना पढ़ के उसको, जिसको भी बनाया है। तो ये तो आया यहाँ पे कर्ता के, सॉरी कर्म के रूप में। अब मैंने उसे बनाया, अब तो जो बनाना यहाँ पे जो क्रिया है पूर्ण नहीं है, जब तक हमने यहाँ पे कोई सहायक शब्द नहीं लगाया। सहायक शब्द के रूप में यहाँ पे क्या आया है, बेवकूफ, तब ये बनाया जो क्रिया है उसका पूरा का पूरा अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएं जो कर्म हो या ना हो,
कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब बिना किसी सहायक शब्द के अपना अर्थ प्रकट नहीं करती है वो अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। तो सब हमने क्या सीखा अब तक? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सीखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वहीं अब दूसरा पार्ट चालू हो रहा है क्रिया के चैप्टर का। बेटा कौन सा? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये भी पूछे जाते हैं, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। अब संरचना के आधार पे जो पहला जो प्रकार है वो है संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या है? साथ साथ जुड़ा हुआ, एक क्रिया नहीं होकर के बहुत सारी क्रियाएं मिलकर के एक पूरा वाक्य बनाएंगी। देखिए कैसे? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक, भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है? अलग अलग अर्थ, यानी बहुत सारी क्रियाएं इसमें होंगी, दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होगा। उन क्रियाओं के मेल से बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब वह स्कूल जाने लगा है। जाना क्रिया है, लगना क्रिया है और है सहायक क्रिया है। जाने का अलग अर्थ है, लगने का अलग अर्थ है का अलग अर्थ है। तो परिभाषा क्या कहती है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो जाना, लगना, होना, ये देखिए तीन तीन क्रियाएं इसके अंतर्गत आई हैं। तो ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, मैं सुबह ही पढ़ने बैठ जाया करता हूँ। पढ़ना क्रिया है, बैठना क्रिया है, जाना, करना और हूँ सहायक क्रिया के रूप में आया वाक्य को सहायक पद के रूप में। तो इतनी सारी अलग अलग अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से ये पूरा वाक्य बना है, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। दूसरा प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना, किसी को प्रेरित करना, नाम से ही पता लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा परिभाषा में? वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं नहीं करेगा, खुद काम ना करके दूसरों को क्रिया के लिए प्रेरित करेगा, वो जो क्रिया है प्रेरणार्थक। कैसे? मैंने संदेशा भिजवाया, मैंने नहीं भेजा, कर्ता ने काम नहीं किया, भिजवाया है किसी के द्वारा, तो कौन सी क्रिया है? भिजवाया। सीधी सी बात है, कर्ता खुद नहीं कर रहा है, करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है काम करने के लिए दूसरे को, तो कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा, मालिक धोबी से कपड़े धुलवाता है। मालिक खुद नहीं धो रहा है, धुलवा रहा है, तो कौन सी क्रिया है यहाँ पे? प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने बच्चों से पाठ पढ़वाया, मैंने नहीं पढ़ा, बच्चों से पढ़वाया, तो कौन सी क्रिया है? प्रेरित किया आप लोगों को पढ़ने के लिए, प्रेरणार्थक क्रिया। तो संरचना के आधार पर हम इस वाली क्लास में दो प्रकार ही कर पाए हैं, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये पूरा जितना भी जो चैप्टर हमने आज समझा उसको आप अपने रजिस्टर में उतार लीजिए। अगले क्रिया के तीसरे पार्ट में मैं आ रही हूँ जिसमें संरचना के आधार पर जो अन्य भेद रह गए हैं हम उनकी बात करेंगे। थैंक यू।